नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक अपील आपसे है, आप जो भी खबरें देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। हम लोग बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों तक पहुंचाते हैं, बड़ी ढूंढ ढांड के खबर लाते हैं, जब कि आज के टाइम में सिर्फ कोरोना के अलावा आप लोगों को कहीं और कुछ चीज़ नहीं दिखाई देगी। अगर कुछ चीज़ हो भी रही है पॉलिटिकल, तो भी कोरोना के आड़ को लेकर कुछ ना कुछ अंजाम दी जा रही हैं। और अगर धार्मिक कुछ खबरों का मसाला भी लगाना है तो कोरोना के आड़ में लगातार उसका खेल भी जारी है, आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन आज मैं बात करना हूँ यूएपीए कानून को लेकर। पिछले 15 दिनों में आपने लगातार इस कानून का नाम सुना होगा, और इस कानून के तहत ये यूएपीए बहुत सारे लोगों पे इस्तेमाल हुआ है पिछले 15 दिनों में। तो क्यों हुआ है और इस कानून को बनाया क्यों गया था और इसका मकसद क्या था, और हाल फिलहाल ज़्यादा क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यूएपीए कानून की फुल फॉर्म जानते हैं। तो यूएपीए कानून की जो फुल फॉर्म होती है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। और पिछले 15 दिनों में जिन लोगों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कुछ चर्चित नाम है, जैसे उमर खालिद जेएनयू के छात्र रहे थे, अपने भाषणबाजी के लिए लगातार जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार के साथी हैं मीरान हैदर, जो एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व कर रहे थे जामिया में, सफूरा जरगार, दानिश जरगार, और अभी हाल फिलहाल में कश्मीर के 2 पत्रकार पीरजादा आशिक, गौहर गिलानी, मुसर्रत ज़ारा, ये इन लोगों पर हाल फिलहाल यूएपीए का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये तो चर्चित नाम थे, जबकि इसका इस्तेमाल दिल्ली में 700 लोगों पर किया गया है। हाल फिलहाल दिल्ली दंगों की जब जांच चल रही है, और लॉकडाउन के बीच में दंगों की जांच बड़ी तेजी के साथ चली है, और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उसमें इन लोगों का तो ये यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। तो देखिए, यूएपीए कानून क्यों ला गया है उस पर भी बात करेंगे, कब बना था उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझा देता हूं कि यूएपीए के तहत सरकार क्या कर सकती है, एनआईए को कितनी पावर मिली हुई है, क्योंकि यूएपीए आने के बाद एनआईए की पावर बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए, यूएपीए क्या है कि आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है, या आतंकवादी की कोई तैयारी कर रहा था, या आतंकवादी को कोई बढ़ावा दे रहा होता है, या आतंकवादी गतियों में किसी अन्य तरह की उसकी संलिप्तता, या उसका अगर किसी भी तरह का रोल पाया जाता है, तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है, ताकि वो उसका भविष्य में कुछ इस तरह की ना करे और आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक चीज दोस्तों क्या है, इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है, जिस पे यूएनए के सेक्रेटरी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, अमेरिका के एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं स्टीवन, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। उसमें जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ये विधायक सरकार को ये अधिकार दे देता है, ये पावर दे देता है कि इसके आधार पर आप किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। तो बात समझ आई कि सरकार को अगर लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, इसकी एक्टिविटी सही नहीं है, या उसे ये भी लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ ज़्यादा बोलता है, हमारे खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उस पर भी उसे यूएपीए लगाया जा सकता है और उसे भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मिसयूज इसका इस तरह से हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं। देखिए, वैसे तो ये आतंकवाद को रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया था, लेकिन आपको पता है कि जब इसे बनाया गया उस टाइम पे सरकार किसकी थी, और उससे पहले देश में कौन सा कानून चलता था ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। देखिए, 1985 से 90 के दौर में एक कानून बना था टाडा, जो पंजाब में जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उसे रोकने के लिए टाडा कानून बनाया गया। और आपने देखा होगा संजय दत्त पर भी कभी टाडा लगा था, और बहुत सारे बड़े लोगों पर भी टाडा कानून लगा था। उसके बाद जब 1998 में अटल बिहारी की सरकार आई, तो 2002 में एक कानून बना जिसका नाम था पोटा। उसमें कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, तो 2004 में सोचा गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, यानी भाजपा की सरकार में, कि कुछ नया बनाते हैं, तो उन्होंने यूएपीए बनाया, यानी कि यही प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि 2004 में सरकार बदल गई, और कांग्रेस के टाइम पे 10 साल इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब बात जब 2014 में सरकार दोबारा से भाजपा की आती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 19 तक इसका इस्तेमाल नहीं होता। 2019 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जब भाजपा दोबारा सत्ता में आती है, तो इसमें कुछ काफ़ी सारे चेंज होते हैं, कुछ ज़्यादा सख्ती इसमें की जाती है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री बन चुके थे, तो उनके हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई और फिर ये चीज़ें लाई गई। अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अदालत में सुनवाई से पहले आतंकवादी घोषित करके बगैर सुनवाई के 6 महीनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता। कोई सुनवाई नहीं होगी, आप कितने ही धक्के खा लें, कहीं चले जाएं, किसी अदालत में चले जाए। और सबसे खास और जो सबसे टफ चीज, इसमें मुश्किल चीज ये है
कि जमानत तो आपको मिलना नामुमकिन नहीं है, और जो व्यक्ति इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसे ही साबित करना होता है कि वो निर्दोष है या नहीं है। यानी कि मैं गिरफ्तार हूं और मुझे ही अंदर बैठ के साबित करना है कि आप निर्दोष हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीजें उसी के ऊपर डाल दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों का काम सिर्फ इतना है कि वो आरोप लगाती हैं और और उसको जेल भेज देती हैं या उसको हिरासत में रख लेती हैं। अब इसकी न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा जटिल और पेचीदा है। इस कानून का उद्देश्य, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, कि सरकार के विरुद्ध उठ रही ज़्यादातर आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं अभी जो यूएपी का इस्तेमाल हुआ है उसमें आप लोग ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। क्योंकि दिल्ली दंगों में जब अभी गिरफ्तारी हुई 3400 लोगों की, तो उसमें 700 लोगों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी में 382 लोगों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और अभी आपने पिछले दिनों को देखा होगा, भीमा कोरेगांव एक घटना हुई थी महाराष्ट्र में, तो वहां पर कुछ बुद्धिजीवी को गिरफ्तार किया गया और अर्बन नक्सल का नाम देकर उन पर भी इसके तहत कार्रवाई की गई थी। अब जो इसी बात को लेकर चिंता सबसे ज्यादा जो जाहिर की है यूएनए के जो सेक्रेटरी हैं, तो जब ये चीजें भारत में हुई तो इस पर चिंता जाहिर की यूएनओ के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने। उसने कहा कि ये कानून सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा उन पत्रकारों को जो सामाजिक मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, मानवाधिकारों की जो बात करते हैं या मानवाधिकारों के लिए जो सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन पर ये असर डालेगा। अगर सरकार चाहे तो किसी की भी आवाज को दबा सकती है, उसे बंद कर सकती है इस कानून के तहत। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो दो लाइन है कि सरकार को लग रहा है किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसको जेल में डाल दी जाएगी। 6 महीने तो आप अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकते, उसके बाद ही अगर आपको कुछ करना है तो खुद से ही करना है। अमेरिका के जो लेखक हैं प्रोफेसर स्टीवन हैक, उनका भी यही कहना था कि आपदाओं का सहारा लेकर, जैसे फिलहाल आपदा अभी चल रही है, उसमें उन्होंने यही एग्जाम्पल सेट किया था कि आपदाओं का सहारा लेकर कोई भी सरकार इस तरह का कदम उठा सकती है और जो पत्रकार और जो सामाजिक कार्यकर्ता मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है, उनकी आवाज़ को मिटाया जा सकता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है इस कानून के तहत। तो दोस्तों, ये कानून मैंने आपको बताया कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना था, जिसको अब ज़्यादा सख्ती के साथ दोबारा लाया गया अमित शाह जी के टाइम पर। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, इस जानकारी को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है यूपी कानून के तहत, वो भी कमेंट में कर सकते हैं। और अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो मेल कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलते हैं।